हेलो 11th वालों, कैसे हो बच्चों पढ़ने वालों। अरे पढ़ने वालों, 11th में हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन शुरू कर दिया था। मैंने आपको उसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कुछ टॉपिक बताए थे और आपको बताया था कि dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, इन चीजों को हम यूज कैसे करते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का, क्लास 11। तो क्लास 11 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्लास 11। अब लेक्चर लगातार आएंगे दोस्तों, सॉरी कि हम लगातार लेक्चर नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल फ्री लेक्चर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हालांकि आज का लेक्चर बेसिक है, इसमें मैं आपको सारी बेसिक बातें बताऊंगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अनुराग के क्लासेस को आप चैनल पर पढ़ रहे हैं। और कुछ टर्म्स हैं, जैसे इस चैप्टर में आपकी जो 11th की फिजिक्स है उसमें काइनेमेटिक चैप्टर है एक्चुअल में, और काइनेमेटिक चैप्टर को इन्होंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। पूरा काइनेमेटिक चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया वो देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स, ये देखिए काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स चैप्टर की जो थ्योरी है वो ये है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जब कोई बच्चा 11th फिजिक्स में आता है तो यहीं से उसकी पता चल जाता है कि वो कितना बच्चा आगे चलकर तरक्की करेगा, कितनी फिजिक्स समझ में आएगी उसको और कितनी फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। यहीं से वो डिसाइड हो जाएगा। कैसे? काइनेमेटिक्स के दो पार्ट होते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा होता है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। इसको हम मोशन इन 1D भी कहते हैं। कभी आप सोचो, मोशन इन 1D, 1D का मतलब डायमेंशन, और इसको हम मोशन इन 2D भी कहते हैं। तो भाई ये तो मैंने आपको मोशन का फंडा बताया है कि मोशन का फंडा क्या है। अब समझने वाली बात ये है कि फिजिक्स इतनी मुश्किल क्यों लगती है बच्चों को। फिजिक्स में बच्चे काफी ज्यादा खौफ ज्यादा रहते हैं। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, मेरी बात पर ध्यान लगा लो। मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में एक्चुअल में दिक्कत क्यों आती है। फिजिक्स में दिक्कत आने का रीजन होता है बच्चों को फिजिक्स के बेसिक नहीं पता होते। अगर आपको फिजिक्स के बेसिक पता चल जाए तो फिर आपको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी अपने लेक्चर के अंदर। जैसे आज मैं आपको सारी ऐसी टर्म बताऊंगा जिनसे आपको काइनेमेटिक्स पूरा समझ में आ जाएगा, मोशन चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा, और आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी काइनेमेटिक्स और मोशन चैप्टर में। वैसे ही टर्म आपको हर जगह काम आएंगी। सबसे पहली टर्म की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, पहली टर्म है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है दोस्तों? अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? वैसे अगर आपसे कोई पूछेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप बोलोगे छोटी सी ऑब्जेक्ट होती है सर, बहुत छोटी सी कोई चीज को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम बात करना चाहें तो अगर मान लो इसको फिजिक्स के हिसाब से हम बताएंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो फिजिक्स का फंडा नेचुरल जो होता है वो अलग होता है आम भाषा से। हमारी हम जो बातचीत करते हैं वो फिजिक्स की डेफिनेशन नहीं होती है। फिजिक्स की लैंग्वेज हमारी बातचीत की लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग होती है। कैसे? देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं, कार ले लेता हूं। दिस इज ए कार, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कार है, ये कार ले ली मैंने, ठीक है। ये कार ली मैंने। इस कार का मान लो एक गिवन इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है कार की साइज से। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज वेरी मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन दिस ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसको? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होती है जिसका डिस्प्लेसमेंट किसी इंटरवल के अंदर बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो जैसे ये छोटा सा ढक्कन है, ठीक है, ये ढक्कन मेरे हाथ में है, क्या आपको दिख रहा होगा, और ये ढक्कन मान लो 10 सेकंड के अंदर चला गया 1 किलोमीटर दूर। तो इस ढक्कन का साइज कितना होगा? अगर इस ढक्कन का साइज में देखूं तो 3-4 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये ढक्कन 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर चला जाए या आधी किलोमीटर चला जाए तो इस ढक्कन को क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप ये समझ लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी देर में बहुत दूर चले जाते हैं, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसी तरह अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपके हाथ में बल्ला है, ये जो मार्कर है इसको बल्ला समझिए, बैट, और बॉल आई, बॉल पे आपने मारा, ऐसे मारा, तो बॉल मतलब बाउंड्री पार चली गई, बॉल बाउंड्री पार चली गई और उसमें लगे 10 सेकंड या 5 सेकंड, तो हम बॉल को यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं।
इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है वो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि कम टाइम के अंदर अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर चली जाए तो आपको उसकी स्पीड ज़्यादा लेनी पड़ेगी फिर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो काइनेमेटिक्स आप पढ़ रहे हो चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही सारी थ्योरीज हम पढ़ाते हैं आपको। इवन जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूव करते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ी होंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ी होंगी आपने, पढ़ी है नहीं पढ़ी? वो सारी जो हैं, वो सारी जो थ्योरी है, जितने भी इक्वेशन हम पढ़ते हैं, 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, वो सारी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होती हैं। अब यहाँ पर टीचर ये गड़बड़ कर देते हैं कि बच्चों को ये नहीं बताते कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ये केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सही है और दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए सही नहीं। तो देखो, आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आया, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट is very larger than size of the object in a given interval of time. किसी इंटरवल में, किसी टाइम में अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, या उसका डिस्प्लेसमेंट ना कहकर हम अगर उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा साइज से बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो जाए, तो पोजीशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाता है साइज से बहुत ज़्यादा, मान लो गाड़ी है या कोई बॉल है या कोई फुटबॉल है, आप फुटबॉल पे लात मारते हो, तो एक लड़के ने फुटबॉल पर लात मारी इस तरह से, तो फुटबॉल का साइज मान लो इतना है और इसकी पोजीशन में चेंज हो गया बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आ गई है 100 मीटर दूर, 100 मीटर, और फुटबॉल का साइज कितना है मान लो 10 इंच, तो बताओ भाई 10 इंच का साइज बहुत छोटा है किससे? पोजीशन चेंज से। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए इन कंपैरिजन ऑफ द पोजीशन चेंज इन कंपैरिजन ऑफ द साइज, देन सच ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसको कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट? अगर किसी चीज के पोजीशन में उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कैसी है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब क्लियर आया? जो आप लेक्चर मेरे पढ़ोगे YouTube पर, वो लेक्चर पढ़ने का मतलब ये है कि फिजिक्स आपकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी कभी भी। बस आपको लेक्चर पूरा देखना है, एक बार कोई समझ में ना आए दोबारा देख लो, ईयरफोन लगाकर देखो या बिना ईयरफोन के देखो, ध्यान से देखो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाते जाऊं वैसे वैसे आप उनको नोट करते जाना और समझ कर, और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप उसको नीचे कमेंट करना कि भैया मुझे समझ में नहीं आया। तो अगर जो वीडियो में डाल रहा हूँ उसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप डाउट पूछोगे तो मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा, बशर्ते वो जो आपका डाउट है दैट शुड बी कनेक्टेड विद दिस वीडियो, क्योंकि इसी वीडियो के डाउट में इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताऊंगा और दूसरी वीडियो के दूसरे वीडियो कमेंट करना, मतलब आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे बिल्कुल फ्री। आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है। तो एक बार पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब क्लियर हुआ? अगर किसी ऑब्जेक्ट के साइज में पोजीशन में चेंज उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट समझने के बाद आपको अब इस चैप्टर को मैं पढ़ाना शुरू कर सकता हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं? आज के लेक्चर में मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया, इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और जो हमारी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, और हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। हालांकि ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो किसमें? 9th क्लास में। मैंने 9th का भी लेक्चर डाला था इस चीज के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। आज मैं थोड़ा हाई लेवल पर पढ़ाऊंगा इन चीजों को, क्योंकि 11th में यही चीजें हमारी काम आने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का। मोशन कितने तरह की होती है? 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। तो काइनेमेटिक्स में जो मोशन होती है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है मोशन। अब मोशन होगी 2 तरह की, मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन यानी मोशन इन 1D, मोशन इन ए प्लेन यानी कि मोशन इन 2D, और एक होती है थर्ड मोशन। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी स्क्रीनशॉट से आपके नोट बन जाएंगे या फिर आप नोट करते चले जाइए, आपकी मर्जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मोशन इन 3D भी होती है दोस्तों, उसको मैं
यहाँ पर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा मोशन इन 3D क्या होती है। देखिए मोशन इन 3D ये है हमारी मोशन इन 3D। अब इनका डिफरेंस क्या है, देखो इनको सबको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन करके। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। अगर आप मोशन इन 1D की बात करोगे तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको समझाएंगे कैसे। मोशन इन 1D क्या होती है, मोशन इन 2D क्या होती है, मोशन इन 3D क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं मोशन इन 1D की। अगर ऑब्जेक्ट की मोशन चल रही हो इस तरह से कि जब मोशन हो तो टाइम के साथ उसकी केवल एक डायमेंशन में चेंज आए। If only one dimension is changed with time of the object, then such type of motion is known as 1D motion। मतलब क्या है, देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन पर हम बात करें, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट क्या है B। दिस इज ए स्ट्रेट रोड। इस रोड में सारे बिल्कुल स्ट्रेट रोड जा रहा है, कोई इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक कार चल रही है इस तरह से, और ये कार पॉइंट A से पॉइंट B तक सीधी जा रही है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जब हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम इसको x मानते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या मानते हैं y कोऑर्डिनेट, और इसको हम क्या मानते हैं z कोऑर्डिनेट। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जब ये कार चलेगी दोस्तों, इस कार के चलने से कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे टाइम बढ़ रहा है, मान लो यहाँ पर टाइम कितना है 0, यहाँ पर टाइम कितना है t = 1 सेकंड, यहाँ पर टाइम कितना है t = ये t1 है, ये t2, t यहाँ से स्टार्ट हुआ, t2 कितना है 2 सेकंड। इस तरह सेकंड बढ़ते जा रहे हैं और ये B तक पहुंचता है। लेकिन आप अगर सोचिए अगर ये स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल, तो इसके कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, इसके केवल एक कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है एंड दैट इज x कोऑर्डिनेट। तो अगर किसी मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट के केवल एक कोऑर्डिनेट में चेंज आता है तो हम बोलते हैं इसी मोशन को मोशन इन 1D। और ये हमारे कोऑर्डिनेट दिखाए हैं आपको, ये x एक्सिस है, 90 डिग्री एंगल होते हैं, ये आप सबको पता होगा 11th क्लास में आने के बाद। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफरेंस होता है। तो x y z एक्सिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों कोऑर्डिनेट में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन बस x कोऑर्डिनेट में फर्क आ रहा है, या फिर y में फर्क आता या z में फर्क आता, कोई में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि x में हो। हम x लेते हैं क्योंकि हम जमीन पे रहते हैं, हम ज्यादातर हॉरिजॉन्टल चलते हैं, तो बच्चों को समझाना आसान होता है। जब हम x एक्सिस कहते हैं तो बच्चों के दिमाग में शुरू से बैठ जाता है 8th क्लास से 9th से, जब वो कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं कि x एक्सिस मतलब सीधा एक्सिस ऐसे, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है बच्चों के लिए। अदरवाइज अगर टाइम बढ़ने के साथ या तो ऑब्जेक्ट x में ही जा रही हो बस, या उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, या उसका z कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, तो समझ लेना ये मोशन कैसी है, ये मोशन है 1D। और ये कोऑर्डिनेट का सिस्टम ये होता है, देखो आप इसको इस तरह समझिए, मेरे पास ये मार्कर है x एक्सिस y एक्सिस दो कोऑर्डिनेट, और ये z एक्सिस, ये देखो आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखो, और ये तीनों घूमते रहते हैं आपस में ऐसे घूमते रहते हैं, ये देखिए ये तीनों कोऑर्डिनेट घूमते रहते हैं इस तरह से, इंटरचेंजेबल होते हैं। तो ये x एक्सिस लिया हमने, ये y एक्सिस लिया, z एक्सिस लिया, किसी को भी आप x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस मान सकते हो। बट अगर ये कार है, ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस तरह चल रही है, सिर्फ ये इस तरह चल रही है, या फिर ये इस तरह चल रही है, इस तरह चल रही है, या फिर ये इस तरह चल रही है, इस तरह चल रही है, तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन 1D। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ केवल या तो x में चेंज हो रहा है, या y में चेंज हो रहा है, या फिर z में चेंज हो रहा है। तो क्लियर हुआ सबको बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे पढ़ने वालों इस बात पर ध्यान लगा लो, अगर जब ऑब्जेक्ट चले when there is a motion and with respect to time only one coordinate is changed, whether it x, z or y, then such type of motion are known as मोशन इन 1D। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D, ये चैप्टर इसी बारे में बात करेगा। 2D की बात अगले चैप्टर में करेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, और 3D में कोई भी मोशन आपके कोर्स में देखा जाए तो नहीं है, और देखा जाए तो है नहीं। लेकिन बड़ी क्लास में अगर आप फिजिक्स कंटिन्यू करते हो, MSc तक जाते हो, PhD तक जाते हो, तो आपको मोशन इन 3D भी पढ़ने को मिलेगी। तो भाई अब क्लियर हुआ, जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह चले कि केवल एक कोऑर्डिनेट में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन 1D। इफ वी स्पीक इन इंग्लिश, द मोशन इन वन डायमेंशन इज डिफाइंड एज if there is a point object is moving such that only change in x or y or z coordinate is happening with respect to time, then such type of motion is known as motion in 1D। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट के चलने से टाइम के साथ या तो उसके x एक्सिस में चेंज आए, या y एक्सिस में चेंज आए, या z एक्सिस में चेंज आए, तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह की मोशन को हम कहते हैं मोशन इन 1D। क्या कहते हैं? मोशन इन 1D। क्लियर हो गया।
और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जब भी कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही हो तो इसको हम 1D कहेंगे। अच्छा, मुझे एक बच्चे ने पूछा, लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था तो कोचिंग बंद चल रही है, पर जब क्लास चल रही थी तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, भैया अगर रॉकेट जा रहा ऊपर, मैंने कहा तू रॉकेट में कब बैठा? कि नहीं भैया वो मैं दिवाली पर रॉकेट चलाता हूँ, एक बोतल में मैंने रॉकेट रखा था और छोड़ दिया था। तो भैया ये 1D होगा क्या? भाई रॉकेट तुम्हें सीधा दिखेगा चलते हुए, लेकिन रॉकेट कभी सीधा नहीं चलता है। मान लो रॉकेट है और ये बोतल है, ये बोतल में रॉकेट रखा है, इसकी बत्ती है, इसमें आग लगाई, रॉकेट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा रॉकेट, ऐसे जाएगा रॉकेट। देखो कभी भी ऐसे नहीं जाता सीधा कोई भी रॉकेट। ये रॉकेट दिवाली का नहीं, इवन जो बड़े रॉकेट होते हैं, जो असली रॉकेट होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट को लेकर जाते हैं, वो भी स्ट्रेट नहीं चल पाते, वो हमें लगते हैं, लेकिन वो धीरे 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 झुकते रहते हैं, क्योंकि किसी भी रॉकेट को स्ट्रेट चलाना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। किसी भी रॉकेट को हम स्ट्रेट नहीं चला सकते हैं, पॉसिबल नहीं। तो भाई मोशन इन 1D समझ में आया। अब बात करेंगे मोशन इन 2D। तो मोशन इन 1D मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये मोशन इन 1D है। अब बात करते हैं मोशन इन 2D। डेफिनेशन बहुत इजी है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ मैनर दैट इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये ले लीजिए आप, इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सच अ मैनर दैट देयर आर टू डायमेंशनल चेंज whether it is x, y, y, z or z x with respect to time, then such type of motion is known as two dimensional motion. किसी पार्टिकल की मोशन को टू डायमेंशनल मोशन तब कहा जाता है जब उस पार्टिकल में टाइम के साथ साथ किसी दो डायमेंशन में चेंज हो जाए। जैसे या तो x डायरेक्शन में चेंज हो जाए, या y डायरेक्शन में चेंज हो जाए, या फिर z डायरेक्शन में, दोनों में x, y, y, z, z, x। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे आपने एरो चलाया, ये भी कौन सा है? 2D। इस तरह x y, या तो x y डायरेक्शन चेंज हो, कोऑर्डिनेट चेंज हो, या y z हो, या फिर z x हो। मतलब अगर टाइम के साथ x y, y z या z x में चेंज आ जाए तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। और कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखो, समझ लो। ये x एक्सिस मान लिया, ये y एक्सिस। आपके हाथ में एक पत्थर है, आपने पत्थर को ऐसे फेंका, तो ये मोशन देखो इस तरह होगी, ऐसे। नेक्स्ट चैप्टर यही है, इसको हम बोलते हैं मोशन इन 2D। इसमें पार्टिकल x एक्सिस में भी जा रहा है और y एक्सिस में मोशन कर रहा है। इस तरह की मोशन को मोशन इन 2D या प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। इसको मैं बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो अगर पार्टिकल के चलने से या पॉइंट ऑब्जेक्ट के चल, ये देखो मच्छर, ये मच्छर दिख रहा है आपको हमारे कैमरे में? भाग गया हो, सॉरी। तो एक मच्छर है, तो मच्छर जब चलेगा तो अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो 1D, और अगर वो जिग-जैग मोशन कर रहा है तो 2D। तो यहाँ पर 2D की बात कर रहे थे हम, कि अगर आप इस तरह सोचो कि अगर आप यहाँ से कोई चीज लॉन्च करते हो, गोली चलाते हो, पत्थर फेंकते हो, तो वो इस तरह जाएगा। देखो इस तरह, ये एक्स एक्सिस ले लो लंबे वाला, ये वाई एक्सिस, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ये वीडियो को बाद में देख लेना। ये वाई एक्सिस है दोस्तों और ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर। तो देखो ऑब्जेक्ट एक साथ दो डायरेक्शन में मोशन कर रही है, किस किस में? सीधी भी चल रही है, एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, और धीरे धीरे हाइट भी अटेन कर रहा है। देखो हाइट अटेन कर रहा है। तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है? मान लो y1 है, ये कौन सा है? y2, ये कौन सा है? y3, और ये मैक्सिमम h है। फिर ये y कोऑर्डिनेट घटता जा रहा है और x लगातार बढ़ता जा रहा है। मान लो इसको हम x1 मान लेते हैं, y1 के जो y1 का था x1 था यहाँ तक, फिर यहाँ y2 तक कितना था? x2, ये मान लो, फिर y3 तक x3, ये मान लो, डैश डैश डैश, यहाँ तक पूरा क्या बना? ये x था, तो ये पूरा यहाँ पर क्या बन गया? x। सो आपने क्या देखा? जब पार्टिकल मोशन कर रहा है तो मोशन करते करते टाइम के साथ साथ उसका x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। जब पार्टिकल के चलने से उसके कम से कम दो ऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स वाई हो या वाई जेड हो या जेड एक्स हो, तो इस तरह की मोशन को क्या कहते हैं? मोशन इन 2D। क्या कहते हैं? मोशन इन 2D। डी का मतलब दीपिका पादुकोण नहीं है, डी का मतलब है डायमेंशंस। क्या मतलब है? डायमेंशन। तो भाई समझ में आ गया सबको? अगर टाइम के बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी दो डायरेक्शन में चेंज आ जाए, एक्स वाई में, वाई जेड में, जेड एक्स में, एक्स वाई, एक मिनट, एक्स वाई दिख रहा है? नीचे जाता हूं, एक्स वाई, ये एक्स वाई हो गया, एक्स वाई हो गया, वाई जेड और जेड एक्स ई। तो अगर आपकी ये देख लो, एक्स वाई या तो पार्टिकल
दो डायरेक्शन में एक्स वाई में जा रहा हो, या फिर वाई जेड में हो, या फिर जेड एक्स में। ये देखो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो जब पार्टिकल एक साथ भाई किसी दो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन इन 2D। क्या बोलते हैं? मोशन इन 2D। समझ में आ रहा होगा सबको? तो भाई बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपसे टीचर पूछता है व्हाट इज मोशन इन 1D, कि सर जब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की किसी एक पोजीशन में चेंज आए, या तो एक्स में या वाई में जेड में, तो सर उसको मोशन इन 1D कहते हैं। सर क्या है सर, आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? आप ये मतलब सर मेरा स्टैंडर्ड ये नहीं सर। सर कोई मतलब टफ से क्वेश्चन पूछो। अच्छा टफ से क्वेश्चन पूछूं? चल एग्जांपल देना 1D का। सर फिर वही छोटी बात कर दी सर, मतलब हल्के में ले रहे हो क्या सर मुझे? अरे सर एग्जांपल सर बहुत इजी है सर। ये देखो सर, ये पार्टिकल सीधा जा रहा है एक्स एक्सिस में सर, ये देखो। क्यों वाई में जा सकता? अरे सर वाई में जा रहा है। जेड में जा सकता है? सर जेड में चला जाएगा। देखो एक्स का मतलब लंबाई, वाई का मतलब चौड़ाई, और जेड का मतलब गहराई। ये मान लो एक्स वाई जेड LBH, ये मान लो। तो टाइम को जरूर बोलना है। अगर टाइम बढ़ने के साथ एक्स में चेंज आए तो 1D, वाई में ही चेंज आए तो 1D, जेड में ही चेंज आए तो 1D, और अगर टाइम के बढ़ने के साथ साथ एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स में चेंज आए तो 2D। So finally I am explaining again, if the position of the particle with respect to time change like only in one direction, it is 1D, two direction it is 2D, three direction it is 3D। तो मैंने आपको 1D पढ़ाया, 2D पढ़ाया। 2D का एग्जांपल क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन जितनी भी होती हैं, चाहे वेक्टर को ले लो, वेक्टर का भी नेक्स्ट चैप्टर आएगा। आपको एरो छोड़ दो, आपको एक गोली चला दो, डिश्कियों, अगर आप गोली सीधी चलाओगे ना ऐसे डिश्कियों, तो गोली सीधी नहीं जाएगी, गोली सीधी चला के नीचे को मुड़ जाएगी। तो ये भी 2D होगा। अगर आप गोली ऊपर चलाओगे तो गोली ऊपर जाएगी, सीधी नहीं जाएगी, सीधी जाके ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे। या कहीं से पानी की धार गिर रही हो, वैसे गिरती है ना? तो समझ गया, हमें धार से बोला। तो भाई 2D मोशन इस तरह की होती हैं, और 1D मोशन स्ट्रेट लाइन में, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो स्ट्रेट एकदम विदाउट जिगजैग। अच्छा अगर कोई गाड़ी, ये एग्जांपल बहुत पूछते हैं एग्जाम में, कि अगर कोई गाड़ी जिगजैग मोशन में चल रही हो तो क्या वो 1D होगा 2D होगा? इस एग्जांपल को भी हम ले लेते हैं। तो इसका 2D का मैंने यहाँ बना दिया है। 2D का एग्जांपल मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ। ये हमारा 2D का एग्जांपल है, इसको भी देख लीजिए। ये एग्जांपल किसका हुआ? 2D का हो गया। कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये 2D का हुआ, 2D। और ये किसका था? 1D। अब आप सोचोगे सर 3D बता दो, तो 3D बता देते हैं। 3D एग्जांपल। और 2D में जब कोई सैटेलाइट या कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है, तो वो एग्जांपल भी किसका होता है? वो एग्जांपल भी किसका होता है? 2D का। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल देखना चाहता हूँ आपके लिए। अगर न्यूमेरिकल मिले मुझे इस तरह के, वैसे इस पे ग्राफ व्राफ आ जाते हैं, न्यूमेरिकल तो मुश्किल मिलेंगे, और आई विल ट्राई कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं। तो 1D 2D समझ में आ गया। सैटेलाइट की मोशन जो होती है प्लैनेट्स की, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ 2D, और कार मूविंग इन जिगजैग पाथ इज आल्सो एग्जांपल ऑफ 2D। अब बात करते हैं 3D मोशन की। व्हेन वी कॉल अ मोशन 3D मोशन, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। कब किसी मोशन को 3D मोशन कहा जाता है? अब इसको मिटाते नहीं है, ये हमारा 3D मोशन है। देखो दोस्तों, 3D मोशन को समझाने का तरीका क्या है, ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो ज्यादातर मोशन 3D मोशन ही है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे पास एक एग्जांपल है जो मैं आपको समझा सकता हूँ 3D मोशन का। अगर हवा चल रही हो बहुत तेज और आप पतंग उड़ा रहे हो, ओ कट गई भाई, ओ भाई कट गई, ओ भाई काट दी, ओ खींच खींच खींच, हवा चल रही है। ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल है 3D मोशन का। जब हवा चल रही हो बहुत ज्यादा और आप पतंग उड़ा रहे हो, पतंग कैसे चलेगी? जब पतंग कट जाती है, और जब खींचते हो उसे, और जब ढीला छोड़ देते हो ऐसे, तो पतंग ऐसे। तो ये सारे मोशन के एग्जांपल जो है 3D मोशन के हैं। और इसका हम एग्जांपल क्या लेंगे? जब टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट के तीनों पोजीशन में चेंज आए, तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज आए, तीनों ऑर्डिनेट में चेंज आए, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की एक्स वाई जेड तीनों पोजीशन चेंज हो जाए, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन 3D। क्लियर समझ में आया? और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पतंग उड़ाते हो आप, तो ये एग्जांपल बेस्ट लग रहा है मुझे पतंग उड़ाने का। या फिर कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो स्पेस में, ये एग्जांपल आप ले सकते हो। और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो अगर टाइम बढ़ने के साथ तीनों एक्सिस में चेंज आ रहा हो, जब प्लेन उड़ेगा तो प्लेन कैसे उड़ेगा? ऐसे।
प्लेन की कंपनी है एयर अनुराग, ठीक है, एयर अनुराग। सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइंग प्लेन इन स्काई इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 3D। तो टीचर आपसे पूछ सकता है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मोशन इन 1D इज when an object is moving or when a point object is moving and with respect to time only one direction is changed whether it is x, y or z or one ordinate is changed whether it is x, y or z, then such type of motion are known as 1D motion। और अगर टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट में चेंज आए, या तो एक्स वाई में या वाई जेड में, जेड एक्स में, तो इसको हम क्या बोलते हैं 2D मोशन। और अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्ट के तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाए, एक्स वाई जेड तीनों में, तो इसको हम बोलते हैं 3D मोशन। 1D का एग्जांपल, एक कार चल रही है स्ट्रेट रोड पर। 2D का एग्जांपल, प्लेनेट घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, या गाड़ी चल रही है जिगजैग पाथ में। 3D का एग्जांपल, पतंग उड़ा रहे हो या फिर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। ये सारे एग्जांपल 3D मोशन के हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जबरदस्त लेक्चर समझ में आएगा आपको, क्योंकि देखो मैंने ये टॉपिक 9th वालों को पढ़ाया, पर 9th वालों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। 9th वालों को 1D 2D 3D से मतलब नहीं है, उनका केवल 1D होता है। क्योंकि 9th की फिजिक्स 11th में थोड़ी आ जाती है, तो यहाँ पर मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ। ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपको ना तो कोई बोर्ड में हरा सकता, ना आपको किसी एग्जाम में एनडीए में हरा सकता, ना जेईई मेंस, ना जेईई एडवांस, ना नीट। ये मेरा दावा है। पूरे यूट्यूब पर आपको या तो बोर्ड वाले टीचर मिलते हैं, नीट वाले मिलते हैं, जेईई वाले मिलते हैं। मेरे लेक्चर आपको सारा फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं जेईई की फिजिक्स पढ़ाता हूँ, नीट की फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं 9th की फिजिक्स, भाई मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मेरा लेक्चर ऐसा मिलेगा आपको, एक बार ये पढ़ लिया तो फिर किसी भी लेवल की फिजिक्स आप पूरी कर लोगे ये लेक्चर पढ़ने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्या होता है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्या है? फंडा ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं उसको। क्लियर? पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो गया। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपको डिफरेंशियल पढ़ा चुका हूँ, उसका इंटीग्रेशन पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ फंडा ऑफ काइनेमेटिक्स चल रहा है। फंडा, फंडा का मतलब फंडामेंटल, फंडा ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको पता है? अगर पता हो तो मेरे पढ़ाने से पहले ही कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। फंडा ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फंड लिख देंगे, फंड, फंडा ऑफ, फंड तो पैसे कहते हैं। फंडा ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होता है, किसी को पता है? देखो ये सबको पता होगा क्योंकि 9th में पढ़ चुके हो। आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। अभी मेरी क्लास एक्चुअल में ऑनलाइन, और ये बड़ी मुश्किल से बोर्ड सेट कर पाए इस तरह से ना, हो नहीं रहा था कहीं से। बड़ा मुश्किल होता है ये सेटअप करना। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं हमारे पास अभी। सबसे आसान होता है स्मार्ट बोर्ड से पढ़ना। उसमें नोट्स तो पहले से होते हैं, टीचर को कुछ पढ़ना नहीं होता उसमें, और बस देख देख के पढ़ाते हुए एक्सप्लेन करते हुए। लेकिन सबसे मुश्किल होता है बोर्ड पे पढ़ना, ठीक है। तो मुझे मजा इसी में आता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका एग्जांपल लेंगे इस तरह से। ये एक पॉइंट है ए, ये शहर है पटना, ये पटना शहर है। पटना में एक लड़का रहता है, और इस लड़के का नाम है पप्पू। पप्पू पटना वाले। कौन है? पप्पू पटना वाले, पटना वाले, ये हैं पप्पू पटना वाले भैया। ये हमारे पप्पू पटना वाले हैं। और एक शहर है हमारा बी शहर, और ये है दिल्ली। और इसका दोस्त रहता है पप्पू का, उस दोस्त का नाम है इनके गप्पू। गप्पू दिल्ली वाले, ये समझिए आप, गप्पू दिल्ली वाले। फंडा क्या है? गप्पू दिल्ली वाले, पप्पू दिल्ली वाले, फंडा क्या है? क्या बात कर रहा हूं मैं? पप्पू दिल्ली वाले का क्या मतलब है? गप्पू दिल्ली वाले क्या मतलब है? देखो, क्या मैं आपसे कोई कहानी सुना रहा हूँ? छोटी सी कहानी है। पप्पू पटना वाले पटना में रहते हैं, इनके दोस्त परम मित्र कहाँ रहते हैं? गप्पू, ये रहते हैं दिल्ली। अब पप्पू पटना वाले भाई को जाना है दिल्ली वाले दोस्त से मिलने के लिए। दिवाली आने वाली है ना, तो दिवाली पर इनको जाना है। तो इन्होंने मुझे फोन किया, सर मुझे वहां जाना। दोनों मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है। मैंने कहा भाई बाल वाल तो सेट कर लो, तो बाल सेट हो गए भाई। थोड़ा इन्होंने मतलब स्पाइस हेयर कटिंग, और ये भी खुश है, तो इसमें थोड़ा बड़े बाल रखे हैं ऐसे स्टाइलिश ये वाले से। तो इसने कहा सर मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, गप्पू के पास, दिल्ली रहता है वो। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। कि सर कैसे जाऊँ? मैंने कहा रोड से ले जाओ।
और रोड ये है, ये पहुंच गया दिल्ली में। मान लो दिल्ली से पटना की डिस्टेंस होगी शायद 2-2.5 किलोमीटर, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर ये रोड है, ये रोड जाता है पटना से दिल्ली, ये रोड जाता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस मान लो, जो इसको डिस्टेंस कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा किसी किसी को, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ कि ये जो एक्चुअल पाथ है, ये एक्चुअल पाथ है। अच्छा, इस बार तो ये चला गया, इस वाली दिवाली पर चला गया है बच्चा पप्पू गया दिल्ली अपने दोस्त से मिलने, अभी छठ पर गया है, छठ पूजा है तो छठ पर गया है, छठ पूजा करने अपने दोस्त के पास गया, गप्पू के पास। वैसे तो उसको आना चाहिए था पर ये चला गया। तो ये जो पाथ इसने कवर किया है ना, ये पाथ, इसको कहते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में कवर करते हो, A to B का एक्चुअल पाथ ये है। सो एक्चुअल पाथ जो आप कवर करते हो इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। अब क्लियर हो गया सबको? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ covered by an point object to move from one point A to one point another point B। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इसको जाना था अगली दिवाली पर, इसके बाद जब त्योहार आया तो त्योहार से दोबारा इसको घर आना था अपने वापस, तो इसने कहा सर अब कैसे जाऊं, बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा था एरोप्लेन चला जा। तो पटना एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट को एरोप्लेन तो जाएगा नहीं, उड़ के ऐसे जाता है एरोप्लेन, ऐसे जाएगा एरोप्लेन। एरोप्लेन कैसे जाता है? एरोप्लेन का एक पाथ होता है, एटीसी उसको तय करती है, एटीसी अनुराग के क्लासेस नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। तो एटीसी का काम होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं अनुराग के क्लासेस। एटीसी का काम क्या है दोस्तों? एटीसी का काम है कि एरोप्लेन जितने भी चलते हैं, फ्लाइट चलती है, इनको क्या करना, इनको डायरेक्शन देना, रास्ता देना। तो जब एरोप्लेन से जाएगा तब ये बच्चा यहाँ से वहां तक किसी कोई भी जाए तो एरोप्लेन का पाथ होगा स्ट्रेट एकदम, और ये पाथ दिल्ली से डायरेक्ट पटना जाएगा। और ये शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, एरोप्लेन वाले क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर ये एरोप्लेन से जाता है तो फिर जो पाथ ये कवर करेगा, अगर ये पाथ शॉर्टेस्ट हुआ तो शॉर्टेस्ट हुआ, ऐसे नहीं घूम फिर के जा रहा है, रुक के बीच में रुकना नहीं, सीधा ये रुक भी रहा है तो यहीं से फिर आगे चलेगा। ऐसे तो है नहीं कि यहाँ से उधर के किसी घर से जाएगा एरोप्लेन वाला। तो ये जो पाथ आप देख रहे हो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, पॉइंट दोनों सेम है, पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ए से बी यानी कि पटना टू दिल्ली का डिस्टेंस अलग अलग है। ये जो एक्चुअल पाथ होता है इसको डिस्टेंस बोलते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो डेफिनेशन क्या बनी, द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी, और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोनों में केवल डिफरेंस छोटा सा ही है दोस्तों, छोटा सा क्या बहुत बड़ा भी है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट जो सबसे छोटा पाथ दो पॉइंट्स के बीच में होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ फंडे हैं, क्या दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर डिस्टेंस, ये मैंने डिस्टेंस लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट लिखा ही हुआ है, चलो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच में क्या है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है और फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर वापस आ जाती है, और मान लो डिस्टेंस टोटल कितनी है, एक्स, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा कवर्ड, एक तरफ का डिस्टेंस एक्स था तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x मीटर। क्योंकि जो यूनिट होती है डिस्टेंस की वो होती है मीटर, और जो यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की वो भी क्या होती है, मीटर। लेकिन दोस्तों अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ए से बी तक गई और बी से ए पर वापस आ गई और वापस आई, ठीक है, लेकिन इसी केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट तक जाती है और फिर वापस आ जाती है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, और न्यूमेरिकल होने में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है कि अगर आपके बात नहीं पता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तो आपके लिए भारी पड़ेगा फिर मामला समझना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फंडा यही होता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, पर दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट वापस आ जाए जहां से वो चली थी। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का चक्कर आपको क्लियर हुआ। डिस्टेंस इज द रियल पाथ और एक्चुअल पाथ between two points and displacement is the shortest path between two points, और दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। लेकिन दोस्तों जो डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है और ये वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। आपको स्केलर वेक्टर तो पता ही होगा, नहीं पता तो नई चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे इसके बाद वाला मोशन इन 2D, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस। तो
तो आई होप कि आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में कनेक्टेड हैं। स्पीड और वेलोसिटी दो पॉइंट आ जाते हैं, तो इसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, थोड़ा गप्पो को मिटाना पड़ेगा। स्पीड और जो वेलोसिटी होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है? स्पीड और वेलोसिटी, इनको समझ लेते हैं। स्पीड और वेलोसिटी का फंडा क्या है? अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया है तो आपको स्पीड और वेलोसिटी भी आराम से समझ में आ जाएगा। कैसा आएगा समझ में, वो देख लीजिए। स्पीड क्या होती है कि अगर आप एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट तक गए और जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड होती है v इज इक्वल टू, एस भी लिखते हैं इसको, कभी कभी एस लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं, वो होती है डिस्टेंस और जितना टाइम लगा। ध्यान से देख लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? इसको मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ज्यादा इसको घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो स्पीड निकालने में डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगी, यूनिट दोनों की मीटर पर सेकंड रहेगी, और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे इसका जो ये वाला जो पार्ट है डिस्टेंस, ये स्केलर होता है, ऐसे ही स्पीड भी क्या होती है? स्केलर। यानी कि स्पीड को लिखने के लिए v के ऊपर, s तो डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी, v के ऊपर या u के ऊपर हम वेक्टर का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस से बना हुआ है, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर। तो स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो देख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और देखने में तो ये भी एक्स ही होगा, टाइम, लेकिन ये क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गई और फिर उस पॉइंट से वापस आ गई, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो उसकी वेलोसिटी भी यहाँ पर जीरो होगी, पर उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। क्लियर समझ में आ रहा है? अब इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, सर्कुलर पाथ पर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपनी स्क्रीनशॉट लेते रहना पढ़ते हुए। एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा फंडा क्या है। देखो, मान लो एक एरोप्लेन सर्कुलर पाथ पे उड़ रहा है, सर्कुलर लूप में उड़ रहा है, वर्टिकल लूप। ये एरोप्लेन तो अभी इसकी डायरेक्शन इधर को है, फिर ये एरोप्लेन यहाँ पर आ गया, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, फिर ये एरोप्लेन यहाँ आया, इसकी डायरेक्शन यहाँ चली गई, फिर ये एरोप्लेन इधर गया, इसकी डायरेक्शन यहाँ चली गई। तो अगर ये एरोप्लेन A, B, C, D, फिर A, तो आप देख सकते हैं, इसको मिला दीजिए इस तरह। तो इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r, लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r, ये समझ लेते हैं इसको। सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है? r। अगर सर्कुलर पाथ की रेडियस को हम r लेते हैं, उस केस में अगर देखिए ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा? ये पूरा सर्कमफ्रेंस होगा इसका, तो इसको पूरा चलना पड़ेगा। लेंथ होगी पाथ की इसकी 2 पाई r, पूरी लेंथ, ठीक है ना? पूरे पाथ की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई r। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो अगर ये पॉइंट पार्टिकल A से A पर वापस आ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला था वही हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। लेकिन A से जब ये यहाँ पर आएगा, A से ये, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ये है या फिर ये है? ये है। तो इनका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क होगा। देखो, when, ये बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको समझ। when particle moves from A to, पार्टिकल कहां से कहां तक गया? A to C, पार्टिकल A से C पर आ गया, ऐसे घूमते हुए, ऐसे। इस दौरान इसने एक्चुअल पाथ कितना चला? ये पाई r, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? पाई r, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए आपसे, डिस्प्लेसमेंट कितना चला है? डिस्प्लेसमेंट तो देखो, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है आपको। A से B के C के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? ये, और ये कितना है? r प्लस r, तो 2r। तो ये बहुत गलती होती है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। 2r, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड C इज 2r। इसी तरह आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का निकाल सकते हैं। अगर आप A से B आए, तो आपने कितना पाथ चलाए? 2 पाई r अपॉन 4। तो ये जो डिस्टेंस AB है, ये है आपकी 2 पाई r अपॉन 4, दैट इज पाई r बाई 2। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले, लेकिन ये क्वेश्चन इजी नहीं होते। कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं।
और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक मत करिए, ध्यान से करिएगा, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। इसी तरह अगर ये पार्टिकल ए से डी आ जाता है तो ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर अपॉन 3, लेकिन ये 2 पाई आर ये यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है 2 पाई आर, अगर इसको देखें तो पाई आर बाई 2 है, सॉरी मैंने कितना लिखा 2 2 4 पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 कितना हो गया 3 पाई आर बाई 2, ठीक है। और अगर ये वापस चला जाता है तो इसका डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल वापस उसी पोजीशन पर चला जाएगा जहां से वो आया था तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। अब इसमें एक कहानी मुझे याद आती है, बड़ी फेमस कहानी है वो, मैं थोड़ा उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, आप मुझे आंसर देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। एक बात बताता हूँ आपको, एक अच्छी बात बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बहुत चालाक था, मतलब काफी चालाक मतलब बेईमान, और वो आदमी बिल्डिंग बनाना चाहता था अपनी, मतलब छत तो इसकी घर था उसका 3 फ्लोर का, 1 फर्स्ट फ्लोर ये और ये, और भाई चलो ये छोड़ो ये तो ऐसे हो गया यहाँ तक है इसका। तो उसने एक मजदूर से कहा कि ये 100 ईंट है, 100 ईंट, ये 100 ईंट तुझे ऊपर लेके जानी है छत पर, मैं तुझे हर ईंट के दूंगा 10 रुपए। तो उसने भाई 100 की 100 ईंट बेचारे ने ऊपर डाल दी, और उसको हर ईंट का कितना रुपये मिले थे 10 रुपए मिले थे। तो मजदूरी कितनी हुई इसकी, सीधी सी बात है, मजदूरी हुई इसकी 100 ईंट डाली 10 रुपए मिले, तो 1000 रुपये उसको मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो वो गया कि सर मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैंने आपकी 100 ईंट ऊपर डाल दी है, मालिक पैसा दे दो मालिक। उसने कहा ठीक है दे देंगे ज्यादा मत बनो, चलो थोड़ा काम और भी है। क्या काम है सर, कि देखो ऐसा है वो ईंट मैंने ऊपर डलवाई थी लेकिन अब वो काम मुझे मतलब नहीं करना, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि काम करूँ, तो तू ऐसा कर वो ईंट वापस नीचे ले आ। तो वो मजदूर बेचारा फिर अगले दिन आया, तो पहले दिन तो उसने 100 ईंट ऊपर ले गया था, वो अगले दिन 100 ईंट नीचे ले आया, ठीक है। तो भाई मजदूर ने कहा मालिक मजदूरी दे दो मेरी, कितनी सर, मालिक 2000 रुपए, क्योंकि एक ईंट को ऊपर ले जाने का नीचे लाने के 10 रुपए हैं, तो 2000 रुपए हुए। लेकिन वो आदमी बेईमान था, उसने कहा तुम्हारी मजदूरी नहीं मिलेगी कुछ भी। क्यों, मैंने काम किया है कि नहीं, तुमने कोई काम नहीं किया। कैसे, उसने कहा काम होता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि हाँ लेकिन तेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तू ऊपर गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया कि हाँ, तू बी पॉइंट से फिर वापस आ गया कि हाँ, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, तो तेरा वर्क डन भी कितना हुआ F इंटू 0 दैट इज 0। तो जब तूने काम ही नहीं किया तो तुझे मजदूरी क्यों दूं। सोचिए, फिजिक्स का पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन आपको पता है ज्यादा चालाकी भी सही नहीं होती, और कई बार ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी मार खा जाता है। ये बात पहुंची कोर्ट में जज साहब के सामने, जज साहब ने मुझे बुलाया कि भाई अनुराग को बुलाओ, फिजिक्स जानते हैं थोड़ी बहुत। तो मैं गया, मैंने कहा जज साहब ये तो बात सही है कि फिजिकल वर्क तो इनका 0 है, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से इनका डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन मजदूरी तो इनको देनी पड़ेगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो आदमी बहुत जोर चिल्लाया, क्यों देनी पड़ेगी मुझे मजदूरी, जब इसने काम 0 किया, और तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो अनुराग इसने काम 0 किया। मैंने कहा काम 0 किया है मानता हूँ, लेकिन मामला ये है कि इसने फिजिकल वर्क यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन इसने बायोलॉजिकल वर्क तो किया ना, मसल वर्क तो किया, इसकी एनर्जी तो खर्च हुई। तो हम फिजिक्स के जब लॉज लगाते हैं डेली लाइफ में, तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स के लॉज प्योर लॉ है बिल्कुल। ये बात सच है, मजदूर का डिस्प्लेसमेंट नेट 0 रहा, ईंट का डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहा, 100 ईंट ऊपर गई 100 ईंट नीचे आई, लेकिन इस दौरान जो मसल वर्क हुआ, जो फोर्स लगाया, जो एनर्जी लगी, उसकी वजह से इस आदमी को मजदूरी देनी पड़ेगी। फिर कोर्ट ने उसको 2000 रुपए ये प्लस 10,000 रुपए जुर्माना दिलवाया। तो आपको समझ में आया। अगर आप इस स्टोरी के बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने सही किया गलत, या फिर अगर आपको लगा मैंने गलत किया क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से तो वर्क डन 0 था, तो वो भी आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी बता दिया है। अब हम बताएंगे आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल यूनिफॉर्म मोशन स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड का चक्कर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो वेट करिए हमारे नए लेक्चर का जो कि आपको कल मिलेगा।
अब रोज लेक्चर आएंगे, लगातार लेक्चर आएंगे। अब तक के लिए अगर आपको लगता है लेक्चर लगातार नहीं थे तो उसके लिए सॉरी। 11th 12th के लगातार लेक्चर आएंगे, पूरा कोर्स करवाऊंगा आपको, 11th की फिजिक्स भी, 12th की फिजिक्स भी। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ के लेक्चर पढ़कर यानी कि एटीसी के लेक्चर पढ़कर यूट्यूब पर जो कि बिल्कुल फ्री है, और आपको इनके साथ नोट्स मिलेंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे जल्दी। आप जिस भी चैप्टर की वीडियो खोलोगे कोई भी, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस पूरे चैप्टर के नोट्स का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन रामबाण नोट्स फ्री नहीं है, उनके लिए आपको पेमेंट करना होता है। अगर किसी को रामबाण नोट्स लेने हो तो वो कमेंट करके बताइए, पर अगर किसी को नोट्स खरीदने नहीं है, फ्री लेने हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। हर चैप्टर की हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।